Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया चैप्टर हमारा एटॉमिक थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं एटॉमिक थ्योरी की अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स की क्या क्या थ्योरी दी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या क्या कहा। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि डेल्टन ने पहली बात जो सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया गया था वो डेल्टन ने किया था। ठीक है, तो डिस्कवरी जो एटम की है वो डेल्टन ने की थी और उसने एटम के बारे में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। अब उन पॉस्टुलेट्स को फेल क्यों हो गए थे? क्योंकि उसने कुछ पॉस्टुलेट्स में ये कहा था कि उसने कि एटम इज इनडिविजिबल, तो ये गलत था। एटम के और कोई पार्ट नहीं हो सकते, ये भी गलत था, तो उसकी थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद में फिर नेक्स्ट थ्योरी जो दी थी वो थी जे थॉमसन ने, जिसको हमने वाटरमेलन थ्योरी कहा था। उसने कहा था कि जो एटमिक स्फेयर है वो पॉजिटिव है और अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड है। जब जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी थी उस टाइम तक उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उसने अजम्पशन बना के अपनी एटॉमिक थ्योरी दे दी थी, पर वो थ्योरी कंप्लीटली फेल हुई। और क्यों फेल हुई? वो हुई थी जो आज हम एक नया एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। और उसने अपनी थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के पहले लोगों ने जे थॉमसन थ्योरी को सही मान लिया था, ठीक है, क्योंकि उसी ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन जब ये थ्योरी आई उसके बाद में, तो इस थ्योरी ने उसके सारे जो भी उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे उन सबको फेल कर दिया, क्योंकि ये थ्योरी एकदम अलग उसके एटम के बारे में बताती है। और ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस देखी, ठीक है, उससे कंक्लूजन निकाला और फिर फाइनली उसने क्या दिया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो इसकी थ्योरी जो है वो प्योरली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो उसने पूरा प्रूफ किया कि हाँ मेरी थ्योरी सही है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने उसको सही प्रूफ किया। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो पहले तो हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट में उसने किया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसने उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया, और फिर हम देखेंगे कि उन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालते हुए उसने फाइनली अपनी थ्योरी क्या दी। इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस थे, ये थ्योरी भी इसके भी ड्रॉबैक्स थे, वो हम लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी हम लोग एंड में देखेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो कुछ ऐसा था, दिस इज योर रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैं समझाती हूँ क्या इसने किया। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने ली एक, देखो एक्सपेरिमेंट के नाम के अंदर लिखा है गोल्ड फॉइल। इसने क्या किया, एक गोल्ड की पन्नी ली, मतलब आप लोग घर में वो खाना वाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, एकदम पतली सी शीट होती है, वैसे ही इसने ली गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसने क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल सब्सटेंस। मेलिएबिलिटी जो गोल्ड की है वो किसी और मेटल की नहीं है ना। तो गोल्ड को बहुत थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसने जो गोल्ड फॉइल ली थी, ये आपको येलो कलर की दिख रही है, दिस इज योर गोल्ड फॉइल। उसने जो गोल्ड फॉइल ली थी, ये गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 10⁻⁻7 मीटर, मतलब इतना पतली वो शीट थी। 10⁻⁻7 यानी 0.0000 करते करते 7 टाइम्स ले जाओ आप, तब इतनी पतली उसने शीट जो है वो ली थी। ठीक है, अब एक और चीज, गोल्ड फॉइल लेके वो क्या करना चाह रहा है। देखो आपको पता है कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा, एटम से मिलकर बना हुआ होगा। तो सिमिलरली ये गोल्ड फॉइल भी एटम से मिलकर बनी हुई, तो उसको एटम का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया। अब इस गोल्ड फॉइल को इसने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो अल्फा ऐसे लिखते हैं ग्रीक के अंदर, अल्फा पार्टिकल्स। देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पर प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। पर अगर मैं आपको अल्फा पार्टिकल समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि अल्फा पार्टिकल भी प्रोटॉन की तरह एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। सबसे पहली बात तो ठीक है, वो एटम के अंदर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन की तरह, पर प्रोटॉन से डबल उसका चार्ज होता है, 2 टाइम्स चार्ज होता है, और प्रोटॉन से 4 टाइम्स उसका मास होता है। ठीक है, 4 टाइम्स मास। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं प्रोटॉन से।
तो अल्फा पार्टिकल एक तरह का ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका साइज प्रोटॉन से काफी बड़ा है, 4 टाइम्स मास ऑब्वियसली, ठीक है, 4 टाइम्स, ऑलराइट। तो इसका साइज काफी बड़ा प्रोटॉन से, और इसका चार्ज जो है वो भी डबल है, मतलब प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पर इसका चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपको, हालांकि मैं आपको कंपैरिजन प्रोटॉन से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रोटॉन को आप जानते हैं, आप थोड़े फेमिलियर हो प्रोटॉन से, बट द थिंग इज कि इस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब उसने अल्फा पार्टिकल यूज किया था, उस टाइम रदरफोर्ड को कोई प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, बट अल्फा पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए उसने यहाँ पर एक सोर्स लिया, ये एक सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बीम की फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर ये ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की बीम है। बीम मतलब इस बीम के अंदर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, गोल्ड फॉइल पर टकराएंगे। अब गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में वो कहाँ जाएंगे, वो या तो गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगे, या फिर रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएंगे, या फिर कितना, मतलब क्या होगा, उसके लिए उसने क्या किया, एक मेटल शीट लगाई। अब अगर ये उसने मेटल शीट जो देख रहे हो आप, ये वाली सर्कुलर प्लेट है एक तरह की ये, ठीक है। इस सर्कुलर प्लेट को, ये कौन सी है ये प्लेट, ये सर्कुलर प्लेट है जिंक सल्फाइड की, ZnS। ZnS इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फाइड। क्या है ये, जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये उसने एक तरह से, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये पूरी सर्कुलर की ना ऐसे प्लेट इसने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब सर्कुलर प्लेट इसने सर्कुलर ये जो प्लेट लगा दी है, इस प्लेट पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड फॉइल पे फिर वो कहाँ जाएंगे, यही उसको ऑब्जर्व करना है कि अल्फा पार्टिकल्स जो वो इतने सारे स्ट्राइक कर रहा है, इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, बेसिकली इस गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, और उन एटम्स को इसको समझना है कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स इस गोल्ड फॉइल के अंदर है। अब उसको ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल्स जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आएंगे तो वो टकराकर कहाँ जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, इसने पूरी तरह से क्या लगा दी, सर्कुलर प्लेट लगा दी, तो मतलब वो कहीं भी जाएं वो उस प्लेट पर टकराएंगे ही टकराएंगे, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी कि वो अल्फा पार्टिकल गहेगा, इसलिए उसने लगाई थी ये जिंक सल्फाइड की प्लेट। क्यों लगाई इसने, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराकर कहाँ गए। इसका ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसने ये जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई, ठीक है। समझ में आ गया आपको एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर बता दो, एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, उसने लिया गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस थी, आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, ही टुक अ गोल्ड फॉइल हुज थिकनेस वाज 10⁻⁻7 मीटर। अब उसने गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल इतना मेलिएबल है कि उसको इतनी पतली शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और कोई मेटल इतना मेलिएबल नहीं है, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो उसने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स, एक नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर स्ट्राइक करवाए। यहां हमने रख दिया ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद उनको ऑब्जर्व कहाँ होगा, वो ऑब्जर्व होंगे, उसने लगा दी एक जिंक सल्फाइड की प्लेट कि वो स्ट्राइक करने के बाद कहीं भी जाएं तो वो जिंक सल्फाइड पर जरूर दिखेंगे। अब जिंक सल्फाइड पर कैसे दिखते हैं, वो ऐसे दिख रहे हो, अब ये डॉट से दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के डॉट्स, तो वो जिंक सल्फाइड के ऊपर ना जहां भी उसको ब्लू कलर का डॉट दिखाई दिया ना, तो उसको समझ आ गया कि टकरा के यहां आया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से ये उसका एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, उसने बहुत सारे, मतलब लाखों, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ उसने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए। अब देखो क्या उसने ऑब्जर्वेशन, उसको क्या मिला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, क्या ऑब्जर्व किया उसने। ये यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम में मैंने 4 एटम्स दिखा रखे हैं, ये 4 एटम्स वो अल्फा पार्टिकल के ही हैं, खाली 4 नहीं है, बहुत सारे, पूरी अल्फा पार्टिकल्स में तो बहुत सारे ऐसे एटम है, पर मैंने समझाने के लिए इस तरह से ही बनाए हुए, ठीक है। तो अब जरा हम समझते हैं, मैं लिखती जाती हूँ और यहाँ से कंपेयर करते रहना आप कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज उसने ये देखा, ऑब्जर्वेशन क्या था, most of the alpha particle passed straight away from the gold foil.
सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स, मान लो उसने 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर उसने स्ट्राइक करवाए, उस 1 लाख में से कुछ 70 से 80 हज़ार अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, पूरे के पूरे पास अवे हो गए, मतलब कुछ बाउंस बैक हुए ही नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये अगर आपकी गोल्ड फॉइल है तो अल्फा पार्टिकल आए और सीधे अंदर से ऐसे निकल गए, ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन उनके अंदर नहीं हुआ। तो इस डायग्राम में आप देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे निकल गए, स्ट्रेट अवे निकल गए, स्ट्रेट अवे निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है दे पास्ड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी, उसने ये देखा, ये ऑब्जर्वेशन कहां से ला रहा है, वो जिंक सल्फाइड वाली प्लेट से ला रहा है, ठीक है, वहां पर वो देख रहा है कि कहां कहां पर उसको वो स्पॉट दिखाई दे रहा है जिंक सल्फाइड पर, तो उससे वो समझ में आ रहा है उसका कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट अवे पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज few alpha particles deflected at some angle। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कुछ एंगल पर, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। डिफ्लेक्ट होने का मतलब देखो, यहां देखो, ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो, ये आया यहां से और डिफ्लेक्ट होकर चला गया, ठीक है, फिर ये आया यहां से डिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया, मतलब स्ट्रेट नहीं गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो स्ट्रेट नहीं गए थे, उन्होंने क्या हुआ था, हल्के से स्लाइटली डेविएट हो गए थे, वो स्लाइटली या फिर कुछ एंगल्स पे, मतलब वो डिफरेंट एंगल था, डिपेंड कर रहे थे कि वो न्यूक्लियस से कितना पास में जा रहे थे। ये हम ऑब्जर्वेशन जब कंक्लूजन निकालेंगे उस टाइम हम लिखेंगे कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हुए थे ऐसे, ठीक है। तो फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट अवे पास नहीं हुए, वो कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। अब वो एंगल कोई फिक्स नहीं है, कुछ ज्यादा एंगल पर हो गए डिफ्लेक्ट, कुछ थोड़े कम एंगल पर हो गए डिफ्लेक्ट, इस तरह से उनका डिफ्लेक्शन था, ठीक है। लास्ट ऑब्जर्वेशन उसने क्या दी, लास्ट ऑब्जर्वेशन वाज 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ every 20,000 deflected at an angle of 180 डिग्री। बहुत कम, इससे भी कम अल्फा पार्टिकल्स, उसको और कंपैरिजन देने के लिए मैंने क्या बोला है, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जब गोल्ड फॉइल से टकराकर 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौट गया। मतलब 180 डिग्री मतलब ये आपकी गोल्ड फॉइल, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये आया और 180 डिग्री पर वापस चला गया, मतलब जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस चला गया। मतलब कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 180 डिग्री का हुआ। तो यहां देखो, ये रहा, ये अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, ये यहां पर टकराकर इधर से वापस टर्न बैक होकर चला गया, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्वेशंस देखे। अब इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, जरा कंपेयर करो। रदरफोर्ड कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। आपके सामने ये डायग्राम है, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखे, मान लो रदरफोर्ड की जगह आप ही ने किया होता एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन निकालते कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे पास कर गए हैं अगर किसी चीज से, मैं किसी रास्ते पर जा रही हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेट चल रही हूं, इसका मतलब मेरे रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ रही, इसीलिए मैं स्ट्रेट चल पा रही हूं। यही कोई मेरे को धक्का दे दे कुछ मुझे, तो मैं डिफ्लेक्ट हो जाऊंगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे पास करने का मतलब क्या था, हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन पर, यहां हम जरा कंक्लूजन लिखेंगे, पर यहां पहले ऑब्जर्वेशन से हम अपना कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी रास्ते पर जा रही हूं, मेरे रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी पत्थर नहीं आ रहा, कुछ भी कोई आदमी नहीं आ रहा, तो मैं स्ट्रेट अवे चलती जाऊंगी, ठीक है, मुझे कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यही हुआ अल्फा पार्टिकल के साथ में। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द गोल्ड। इसका मतलब जो एटम है, ये सारे इतने सारे एटम है, एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है, खाली है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो है वो एकदम खोखला है, होलो है, कुछ नहीं है उसके अंदर, और कुछ नहीं है इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट अवे पास होते गए उससे, ठीक है। यही था सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, few alpha particles deflected at some angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, जैसे ये वाला, ये वाला। अब डिफ्लेक्ट क्यों हो गए, देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
अल्फा पार्टिकल को कोई धक्का दे पा रहा है, मतलब मुझे अगर कोई धक्का दे सकता है तो मेरे लेवल का हो या तो मुझसे ज्यादा हो। मुझसे कम वाला तो मुझे धक्का नहीं दे सकता। अगर मुझसे कोई कम स्ट्रांग होगा, या तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो या मेरे बराबर का कोई स्ट्रांग हो, ठीक है, वही मुझे धक्का दे सकता है। तो अल्फा पार्टिकल को अगर कोई धक्का दे पा रहा है या हल्का सा डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ने स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसको कौन रिपल्शन दे सकता है? कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला ही रिपल्शन दे सकता है उसको। आपको पता है ना ये बात कि अनलाइक चार्जेस जो हैं, मतलब अगर लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को साथ में रखो, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव को रखोगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन लाइक रख देंगे अगर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसने यहां से रदरफोर्ड ने ये अजम्पशन बनाया कि अल्फा पार्टिकल्स अगर कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। यहां देखो, ये एटम के पास एकदम, ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, एकदम न्यूक्लियस से नहीं निकले वो वाले जो डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल पर, वो एक्चुअली कहां से निकले? वो न्यूक्लियस के पास से निकले। तो भले ही वो न्यूक्लियस के पास से निकले, पर उसका फोर्स तो लग रहा है, तो उसकी फोर्स की वजह से वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखो, एकदम एटम पर नहीं टकराए हैं, ये एटम थोड़ा सा नीचे है, तो नीचे से टकराया तो इनको रिपल्सिव फोर्स लगा उसका, क्योंकि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये उससे कंक्लूजन निकालेगा वो। ठीक है, तो वो हल्के से डिफ्लेक्शन के ऊपर डिफ्लेक्ट होकर चले गए वो। अब उसके बाद एंड में 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 20,000 डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एक आध ऐसा अल्फा पार्टिकल भी था 20,000 में से कोई एक, जो पूरे के पूरे 180 डिग्री एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। 180 डिग्री एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है जब कोई उसको बहुत खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मिल जाए। ठीक है, अब यहां देखो जरा, ये अल्फा पार्टिकल गया स्ट्रेट टकराकर वापस आ गया। इसका मतलब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल या कोई बहुत ही ऐसा एक कुछ है पोर्शन जिसका मास बहुत ज्यादा है और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। मास बहुत ज्यादा है, तभी इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स था कि जिस रास्ते पर आया उसी रास्ते पर वापस आ गया अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल को वापस भेजने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो तो उसने देख ही लिया था। ठीक है, लेकिन ये भी चीज है कि वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको मिला ना, वो जो सेंटर में जो हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसका मास भले ही ज्यादा हो पर उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। क्यों छोटा साइज है बेटा? साइज छोटा इसलिए है क्योंकि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब उसका साइज छोटा है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे उस मास से टकरा पाए, बाकी सारे स्ट्रेट निकल गए ना, देखो ऊपर, है ना। इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट तो खाली है, सेंटर के अंदर कोई छोटी सी चीज है, साइज छोटा है, लेकिन साइज छोटा जरूर है, लेकिन उसका जो मास है, वजन है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। जरा हम लिखते हैं कंक्लूजन क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला इससे, वो जरा हम समझते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला, फर्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला, हम लोग जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस देखी थी, उन तीनों ऑब्जर्वेशन को बारी बारी से कंक्लूजन देख रहे हैं हम। पहला क्या था? अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे पास हो गए। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है? एम्प्टी है, वो खाली है। ठीक है, सेकंड क्या था? कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो वो अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए थे, इसका मतलब क्या हुआ? उनको कोई रिपल्सिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स था जो उनको डिफ्लेक्ट करवा रहा था। ठीक है, सो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग repulsive force which deflected few alpha particles at some angle। तो कोई है स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स था। अब मैंने रिपल्सिव फोर्स बता दिया आपको, ऑब्वियसली बात है अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स भी उसको आया होगा वो कोई पॉजिटिव चार्ज से ही उसको आया होगा, है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को कोई रिपेल तो स्ट्रॉन्ग वो पॉजिटिव चार्ज वाला ही कर सकता है। अगर वहां नेगेटिव चार्ज होगा तो वो तो उसको उल्टा अट्रैक्ट कर लेगा ना। ठीक है, ये हमने निकाला। नेक्स्ट क्या था
कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया था। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ हैवी ऑब्जेक्ट with very small size, एक कोई हैवी ऑब्जेक्ट एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। वो हैवी तो है लेकिन उसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। विद अ स्मॉल साइज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो एटम के सेंटर में कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो हैवी है पर उसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। ये उसने निकाली थी कि सारी के सारी कंक्लूजन्स कि ये जो उसने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस देखी उसके हिसाब से कि ऐसा हो सकता है। फिर फाइनली सोच विचार के पहले जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे उनको भी दिमाग में रख के उसने फाइनली अपनी इन कंक्लूजन्स, और जो पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है एटम के अंदर, और ये नई चीजें उसने और देखी। ठीक है, तो इन सबको दिमाग में रख के उसने फाइनली सोच विचार के अपनी थ्योरी दी। फाइनल थ्योरी क्या है वो आप जरा देखो। अब उसकी फाइनल थ्योरी के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या बोलेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर पहला पॉइंट तो ये है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, और एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस जो है वो साइज के अंदर छोटा है पर वो वैसे हैवी है। और एक और बात बता दूं आपको कि एटम का जो पूरा का पूरा मास जो है ना वो न्यूक्लियस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो या फिर मुझे याद नहीं लोअर क्लासेस में, क्योंकि जो आपका एटम का जो मास निकालते हैं वो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही निकालते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को तो काउंट ही नहीं करते हैं एटम के मास के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम का जो मास है, ये तो बात की हम रदरफोर्ड के हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से कि एटम का पूरा पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के ऊपर। अब रहे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया, हम क्या लिखेंगे, देखो डायग्राम में आप कंपेयर करते जाना। ये जो आपको रेड बॉल दिख रहा है, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये इनके हैं ऑर्बिट्स, मतलब कोई पाथ के अंदर मूव करेंगे ना, वो उनका पाथ है ये ऑर्बिट्स। ठीक है, तो देखो जरा क्या उसने स्ट्रक्चर दिया, क्या उसने बोला एटॉमिक मॉडल के बारे में। उसने बोला मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, एट द सेंटर ऑफ एटम, एट द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज लोकेटेड, न्यूक्लियस इज लोकेटेड। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और उसका कैसा है, एंड इट्स मास इज हैवी, या फिर अब मास हैवी बोलना सही नहीं लग रहा, इट्स साइज इज स्मॉल एंड इट्स साइज इज स्मॉल बट इट इज हैवी। साइज स्मॉल है लेकिन है ये हैवी। ठीक है, एक और पॉइंट जो ऐड करना रहता वो सही लगता है, वो ये है कि एटम का पूरा पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये भी हम लिखेंगे, द होल मास ऑफ एटम, द होल मास ऑफ एटम is located at the is located नहीं is concentrated at the nucleus, concentrated at the nucleus। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। अब देखो उसने ये तो अपनी जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था उसके हिसाब से, अब उसको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, इसकी जो थ्योरी थी उसके पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in fixed paths called orbits. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, ये देखो आप ये मैंने लिख दिया, अब यहाँ आप कंपेयर करते जाओ। सबसे पहले तो देखो एटम जो है, और अच्छा हाँ एक आपको साइज भी अगर आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, एटम से बहुत कम, एटम का साइज तो बड़ा है थोड़ा, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो मैं बता दूं आपको, एटम का जो साइज है वो उसकी रेंज है 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस है उसकी है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये दोनों के साइज में डिफरेंस है। एटम का 10⁻10 होता है, मतलब रेडियस की बात कर रही हूं मैं, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो अराउंड 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा है कुछ, ये एटम है पूरा मतलब ये पूरा आपका एटम है। हाँ, अब इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, आप कंपेयर कर पा रहे हो, इतना बड़ा एटम और इतना सा न्यूक्लियस, लेकिन पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड किसके ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। सारा का सारा मास कहाँ है आपका, न्यूक्लियस के ऊपर है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर है, ठीक है, हैवी है बहुत, लेकिन वॉल्यूम बोलो या साइज बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, वॉल्यूम जो है उसका वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये एटम इतना सा और बाकी पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो खाली है। एक्चुअली खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साइज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं नेग्लेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा है और उसका मास भी इतना छोटा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस के बाहर मतलब पूरा खाली पोर्शन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं है, बट हम ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा एम्प्टी है, ठीक है, खाली है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं पर वो उस स्पेस के अंदर ज्यादा कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर नहीं रहा है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर रदरफोर्ड्स मॉडल। देखो रदरफोर्ड ने बेचारे ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, उसने काफी हद तक एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से बता भी दिया, लेकिन फिर भी इसकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। वो क्या कमियां थी, किसकी वजह से इसकी थ्योरी को फेल कर दिया गया, वो कमियों को हमको अब समझना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स के मॉडल का लिमिटेशन क्या था, क्या इसके मॉडल के अंदर लिमिटेशंस थी, क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से इसके मॉडल को फेल कर दिया गया बाद में, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पहले आपको बता दूं, रदरफोर्ड के मॉडल को ना सोलार सिस्टम से भी कंपेयर किया गया था, ठीक है। सोलार सिस्टम से कैसे कंपेयर किया गया था, जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन सेंटर के अंदर है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे। सिमिलरली रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल से पहले एक और थ्योरी जो है वो आई हुई थी जो ऑलरेडी, वो थी मैक्सवेल्स थ्योरी। क्या थी, मैक्सवेल्स थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करी थी रदरफोर्ड के बाद। तो उसने क्या बोला था मैक्सवेल थ्योरी के अंदर, उसने ये बोला इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन की तरह मूव करते हैं। रेडिएशन की तरह मूव करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे, अगर देखो आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतना नहीं जाओ आप कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आप इतना ध्यान रखो। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन की तरह मूव करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करेगा तो वो रेडिएशंस रिलीज करेगा। रेडिएशन अगर आपको नहीं समझ आता, आप ये कहो कि अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो एनर्जी कंटिन्यू रिलीज कर, मेरी अगर एनर्जी खत्म हुए जा रही है तो क्या मैं सेम पाथ पर मूव कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती, मेरे पास एनर्जी नहीं है मूव करने के लिए। तो मेरी जैसे जैसे एनर्जी अपनी कम हो रही है तो मैं कोई आसान पाथ चूज करूंगी कि यार मेरी एनर्जी कम हो रही है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो मैं कोई ईजी पाथ चूज करती हूँ। ठीक है, तो इसने तो क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक कोई फिक्स पाथ है, अगर ये पास है तो इसी पाथ पे वो कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहेगा, ऐसे 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 कंटिन्यू जो है वो घूमता रहेगा। लेकिन मैक्सवेल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशंस रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया, उसकी एनर्जी कम हुई, उसने अपना रेडियस कम कर लिया, और एनर्जी कम हुई और कम कर लिया, और एनर्जी कम हुई और कम कर लिया, ऐसे करते करते वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ये स्पाइरल पाथ ऑब्टेन करेगा, इसका मतलब वो तो पूरा का पूरा कहाँ गिर जाएगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो फिर तो रदरफोर्ड की थ्योरी फेल। ठीक है, तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे है। ठीक है, सेकेंड चीज यही इलेक्ट्रॉन के बारे में अरेंजमेंट, ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विच मेड हिज थ्योरी इनकम्प्लीट। तो ये दोनों आपस में से इंटरकनेक्टेड ही है कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा पाया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व कैसे कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, क्या है ऐसा, मतलब कौन सा फोर्स ऐसा है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू रिवॉल्व कर पा रहा है, इस चीज को वो नहीं समझा पाया। ठीक है, इसका मतलब वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इसके बाद में हम लोग एक नया मॉडल देखेंगे, ये मॉडल तो फेल हो गया है, तो हम लोग एक देखेंगे नया मॉडल, नील्स बोर्स मॉडल। वो फाइनल मॉडल था, उसने पूरा स्टेबिलिटी को भी समझाया, इलेक्ट्रॉन को सब कुछ देखा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।